सभी भैया बहनों को नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आगे के विषय बिंदु पर आज का जो कालखंड है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अक्षीय स्थिति में किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, ये हमको देखना है। तो सर्वप्रथम हम अक्षीय स्थिति क्या होता है यह परिभाषित करके समझने का प्रयास करते हैं। तो अक्षीय स्थिति क्या है कि किसी द्विध्रुव के अक्ष को आगे की तरफ बढ़ाने पर वह बिंदु प्राप्त हो जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो यह स्थिति अक्षीय स्थिति कहलाती है। आइए अब हम चित्र में भी इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं AB एक द्विध्रुव है और ये जो सीधी रेखा खींची हुई है ये उसका अक्ष है। अब हम मान लेते हैं इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मैं यदि इस द्विध्रुव के अक्ष को आगे की तरफ बढ़ाता हूं और ये बिंदु P प्राप्त होता है, तो इस स्थिति को हम अक्षीय स्थिति से व्यक्त करते हैं। तो आइए एक बार इसके इस कथन को थोड़ा सा समझते हुए आज हम इस अक्षीय स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। कथन क्या कहता है, किसी द्विध्रुव के अक्ष को आगे की ओर बढ़ाने पर वह बिंदु प्राप्त होता है जहां हमें विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है, तो ऐसी स्थिति अक्षीय स्थिति कहलाएगी। अब हम इसके व्यंजक का निरूपण करने के लिए और इस चित्र पर जिन बिंदुओं को हमने दर्शाया है उसका एक बार यहाँ पर वर्णन करेंगे। मान लेते हैं एक AB द्विध्रुव है जिस पर -q और +q आवेश स्थित है और इस द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P है, यहाँ पर एकांक आवेश रखा है। ये मध्य बिंदु O है, यहाँ से r दूरी पर स्थित बिंदु P है, यहाँ पर एकांक आवेश रखा है और इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा चित्र को समझने का प्रयास करें। यहाँ पर -q आवेश, एक बिंदु पर जो -q आवेश रखा है यह P बिंदु पर स्थित -q आवेश को आकर्षित करेगा। इस कारण से यहाँ पर P बिंदु पर क्या है, एकांक आवेश है जो धनावेशित होता है, ये रखा है, तो धन आवेश को ऋण आवेश क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसलिए A के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो -q, E-q होगी, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से B बिंदु पर स्थित +q आवेश के कारण तो ये धनात्मक है और ये B बिंदु पर एकांक आवेश जो रखा है ये भी धनात्मक है, धन को प्रतिकर्षित करता है, इसलिए E+q जो है वो B बिंदु पर स्थित +q आवेश के कारण है। तो यहाँ पर हम देखेंगे A पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या हो जाएगा, E-q होगा। इसलिए इसका सूत्र होगा 1/4πε0 q/AP² और विद्युत क्षेत्र की दिशा P से A की तरफ है, इस कारण से P A की दिशा में। ठीक इसी प्रकार से हम B बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी गणना करेंगे। तो B पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E+q हो जाएगा 1/4πε0 q/BP²। और यहाँ पर इसके कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो प्रतिकर्षण के कारण आगे की तरफ जाएगा, E+q ये जो है वो BP की दिशा में या AP की दिशा में अपन व्यक्त करेंगे। अब इस बिंदु P पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाईं ओर, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दाईं ओर है, अतः परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो जो अधिक ताकतवर होगा उससे कम ताकतवर को घटाएंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर चूंकि धनावेश और यहाँ पर बिंदु P के अधिक निकट है, इस कारण से इसका प्रभाव जो है अधिक होगा और इसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E+q, इसलिए E+q जो है वो बड़ा होगा E-q की तुलना में। अतः E+q में से हम E-q को माइनस कर देंगे। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर इसके मान को रख दिया हमने यहाँ पर और इसका जो मान है इसको हमने रख दिया। अब यहाँ पर हम देखें कि 1/4πε0 × q, 1/4πε0 × q ये कॉमन है, इससे हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बच जाता है 1/BP²। अब चलिए BP का वैल्यू पुट करते हैं। तो B और P के बीच की दूरी हमको मालूम है, OP के बीच की दूरी r
में से इस दूरी को अगर हम घटा देते हैं, L जो दूरी है इसको घटा देते हैं, तो R माइनस L ये हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से AP स्क्वायर, तो यहां से यहां तक की दूरी, तो हमको मालूम है यहां से यहां तक की दूरी L और यहां से यहां तक की दूरी R, इसलिए कुल दूरी R प्लस L। ये अब हम गणितीय नियमों का उपयोग करते हुए यहाँ पर हम इसको आगे हल करेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे अपन, ये एलसीएम में आ गया और ये इधर और ये इधर, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब अपने को ध्यान रखना है, हम सूत्र के अंतर्गत जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल 4ab। हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा आप जो है इसको हल भी कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा करके, और जो है आप उसका एक्सपांशन करेंगे और फिर हल करेंगे। तो कुल मिला के आना यही है, 4ab आएगा, 4 a के स्थान पर r और l के b के स्थान पे l जो है अपने को लिखना है। अब यहाँ पर हम ध्यान दें कि r माइनस एल होल स्क्वायर और ये r प्लस एल होल स्क्वायर है, तो अपन चाहे तो होल स्क्वायर को बाहर कर दें और r माइनस एल और r प्लस एल, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। इतना को एक बार आप सभी भैया बहन थोड़ा सा ध्यान से देखें और इसके बाद हम आगे को समझने का प्रयास करेंगे। मैं 5 सेकेंड का आपको समय देता हूं, आप इसको एक बार जो है ध्यान से देखें। अब इसी विषय बिंदु को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर जानते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान 2ql से व्यक्त किया जाता है। इस कारण से यहाँ पर जो 4r लिखा है इसको अपन 2ql इंटू 2r में स्प्लिट करते हैं, इसको दो हिस्सों में विभक्त करते हैं ताकि अपन 2ql के स्थान पे p लिख सकें। तो ये 2ql के स्थान पे p लिख दिया, ये 2r एज इट इज लिख दिया। इस प्रकार से यह जो सूत्र है वह अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब यदि मान लिया जाए जो द्विध्रुव है इसकी जो प्रभावी लंबाई है L, इसकी तुलना में R का मान बहुत अधिक है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। इस परिस्थिति में हम L के मान को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर L के स्थान पर जब अपन शून्य रखेंगे तो ये r स्क्वायर टू दी पावर 2, तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या हो जाएगा r टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो एक r जो है r से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर एक r है, यहाँ पर 4 है, इस कारण से एक घात कटेगा तो यहाँ पर 3 घात जो है बचेगा। इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपन r³ न्यूटन प्रति कूलम। और हमको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁹ होता है, इस कारण से इस वैल्यू को अपन उपयोग कर सकते हैं और साथ में अपन 2p अपन r³ न्यूटन प्रति कूलम ये लिख सकते हैं। इस प्रकार से और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अक्षीय स्थिति में किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये इस आज के इस कालखंड की सहायता से हम समझ सकते हैं। तो आप सभी भैया बहन जो है वह अपना यह जो विषय बिंदु है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। कुछ बातें जो यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ समस्याएं हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और जो है आप अपनी पढ़ाई में स्वतंत्र रूप से लगे रहिए और अपना जो होमवर्क है मुझे भी शेयर करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कालखंड में केवल इतना ही। भैया बहनों को नमस्कार, स्नेह।